सबसे पहले हम देखते हैं कि ताम प्रसारण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तो इसमें है ताम्र और पाषाण। ताम्र पाषाण काल इन्हीं दो नामों से जुड़कर मिलने का कारण हुआ है। ताम्र और पाषाण माने पत्थर। इस युग में तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल विधिवत रूप से होता था। अगर इंग्लिश में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैल्को और लिथिक। कैल्को मतलब कॉपर और लिथिक मीन्स स्टोन, पत्थर, यानी ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल अगर हम देखें तो ये हड़प्पा काल से पूर्व का है। अगर इसके काल को देखते हैं तो ताम्र पाषाण काल हड़प्पा संस्कृति के पहले से है। लेकिन अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में प्रागैतिहासिक काल, उसके उपरांत हड़प्पा, इसके उपरांत ताम्र पाषाण काल भारत में इस क्रम में चलता है। ताम्र पाषाण काल के बारे में हम देखते हैं तो ये ताम्र पाषाण काल हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाण काल में कौन कौन सी संस्कृतियाँ आई, हड़प्पा समकालीन कौन थी और हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाण काल संस्कृतियाँ कौन कौन थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ताम्र पाषाण काल में भारत में हड़प्पा संस्कृति कहाँ कहाँ फैली। तो हम लोग देखते हैं कि ताम्र पाषाण काल में हड़प्पा संस्कृति दक्षिण पश्चिम राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पश्चिम पूर्वी भारत, यानी कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पश्चिम पूर्वी भारत, जिसमें आपको बंगाल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार जैसे राज्य आते हैं। इनके अलावा भी हम देखेंगे कि कुछ क्षेत्रों में अगर देखते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत में भी इसका प्रसार मिलता है। तो हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाण काल में देखते हैं तो इसमें जो संस्कृति आती है वो सोठी संस्कृति बीकानेर राजस्थान की है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अक्सर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कि मिलान वाले में आता है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पूछा जाता है कि कौन सी संस्कृति जो हड़प्पा पूर्व काल से थी, हड़प्पा काल से थी एवं हड़प्पोत्तर काल से थी। तो इसको ध्यान से समझिएगा। हड़प्पोत्तर पूर्व ताम्र पाषाण काल में देखते हैं तो सोठी संस्कृति आती है जो बीकानेर राजस्थान में है। हड़प्पा समकालीन देखते हैं हम, मतलब हड़प्पा के जो समकालीन थी वो आहार, गिलुंद और गणेश्वर, ये संस्कृतियाँ थी। ये आहार संस्कृति, गिलुंद और गणेश्वर। और हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाण संस्कृति देखते हैं तो इसमें मालवा, कायथा, एरण्य, ये तीनों मध्य प्रदेश में आते हैं। कौन कौन? मालवा, कायथा और एरण्य, जो आपको हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाण संस्कृति है। एक संस्कृति और है जोरबे, जो महाराष्ट्र की संस्कृति है। महाराष्ट्र में एक जगह है जोरबे जहाँ ये संस्कृति फली फूली, जो हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाण संस्कृति में आती है।
अब हम देखते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का खोज किया, अगर धातु के बारे में हम अगर चर्चा करते हैं तो मनुष्य ने जिस धातु का खोज किया वो धातु तांबा था। इसकी अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि 5000 ईसा पूर्व थी। जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोग प्रागैतिहासिक काल में देख चुके हैं कि मनुष्य उस समय पत्थरों पे निर्भर था, पत्थर के विभिन्न औजार बनाना चालू किए थे और उस बनाते थे। लेकिन इस काल में हम देखते हैं तो मनुष्य अब तांबा से परिचित हो चुका था। चित्रित मृदभांड का सर्वप्रथम प्रयोग ताम्र प्रसारणिक लोगों ने किया। चित्रित मृदभांड की अगर बात करते हैं तो ताम्र प्रसारणिक लोग जो थे वो चित्रित मृदभांड बनाते थे। तो चित्रित मृदभांड में देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें काले एवं लाल रंग का प्रयोग किया जाता था एवं सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बनाई जाती थी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले बड़े बड़े गांव बसाए गए। गांव कहाँ बसाए गए? सबसे पहले अगर हम नक्शे पे देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले गांव प्रायद्वीपीय भारत में बसाए गए। अगर हम एक चीज और गौर करें तो हाँ, एक किस्म का जो बर्तन है, अगर हम गौर करते हैं तो एक किस्म का इसमें बर्तन पाया जाता था जो काले एवं लाल रंग का प्रयोग, किस रंग का प्रयोग किया जाता था? काले एवं लाल रंग का प्रयोग उस बर्तन में किया जाता था। ताम्रपाषाण युग की बस्तियां पहले भी बताया मैंने, दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पश्चिम पूर्वी भारत में पाई जाती हैं या जाती थी। एक चीज़ हम लोग गौर करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम हल्का सा देखते हैं तो पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत में हम लोग देखेंगे कि यहाँ चावल की पैदावार, पूर्वी भारत में क्या थी? चावल की पैदावार भरपूर मात्रा में थी, अर्थात चावल से लोग परिचित थे। कहाँ के? पूर्वी भारत, यहाँ पे पैदावार बहुत ज़्यादा थी। और पश्चिमी अगर भारत की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि ये लोग जौ और गेहूं का उत्पादन व्यापक रूप से करते थे। और पश्चिम में भी हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दक्कन का जो क्षेत्र था उसमें कपास की पैदावार विस्तृत रूप से होती थी। और इसके निचले दक्कन में देखेंगे तो हम देखते हैं कि रागी, बाजरा और अन्य की खेती इसमें हुआ करती थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पूर्वी भारत में क्या था, जैसा कि हमने देखा कि पूर्वी भारत में चावल और पश्चिम में गेहूं एवं जौ। गेहूं चावल उपजाते थे, जैसा कि अभी हमने देखा। बाजरे की खेती भी होती थी, माने ये लोग बाजरे से भी परिचित थे। मसूर, उड़द, मूंग, दलहन, मटर। मसूर, उड़द, मूंग, दलहन, मटर जो था महाराष्ट्र के नर्मदा नदी के तट पर नवदा टोली जगह है महाराष्ट्र में, जो नर्मदा नदी के तट पे है, वहाँ पे पाया गया है। क्या क्या पाया गया है नवदा टोली में? तो मसूर, उड़द, मूंग एवं दलहन, मटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कभी मिलान करने वाले प्रश्नों में देते हैं, कभी एक लाइन बना कर देते हैं कि नवदा टोली में क्या क्या पाया गया।
तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा, लिखते भी जाइएगा। वीडियो को एक बार देख लीजिए, पॉज कीजिए, फिर इसको लिख लीजिए। दक्कन के क्षेत्र में हम देखते हैं तो काली मिट्टी, जो कि हम अक्सर ज्योग्राफी के एक भी क्लास में अगर हम देखेंगे आगे चलकर तो देखेंगे कि जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पे काली मिट्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो होती है वो कपास के पैदावार के लिए अति उपजाऊ मिट्टी है। तो कपास के पैदावार देखते हैं कि दक्कन के क्षेत्र में हुआ था। निचली दक्कन में जो है वो रागी एवं बाजरा और अन्य की खेती होती थी। मतलब जो अन्य फसल है उनकी भी वो खेती करते थे। एक हम देखते हैं कि रागी जो है सबसे पहले वो प्रायद्वीपीय भारत में उगाई गई। रागी फसल जो है वो सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत में, कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत में की पहली फसल कौन सी है? रागी है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के लिए एक कांटा का उपयोग किया जाता था, जिसे हम लोग बंसी के नाम से जानते हैं। जो कांटा होता था और इसमें अधिकांशतः आज भी बंसी का प्रयोग हम देखते हैं। गाँवों में, तालाबों में लोग तालाब नदियों के किनारे बैठकर अगर मछली पकड़ने वाले शौकीन होते हैं तो बंसी का ही उपयोग करते हैं, जिसमें ये मछली के खाने के लिए भोज्य पदार्थ, उनका भोजन बंसी के मुंह पे लगा देते हैं और उस बंसी को एक धागे के सहारे पानी में डालते हैं, जिससे मछलियाँ अपने भोजन के लिए आती है और वो इसका शिकार हो जाती हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि बिहार के क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के लिए कांटे बंसी उस समय मिला करती थी। इससे हम लोग ये देखते हैं कि जो पूर्वी भारत यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल के जो लोग थे उनका सबसे प्रिय भोजन चावल से बना जो होता है उस भात और मछली से लोग परिचित थे। चावल और मछली से परिचित थे और इसका सेवन भी करते थे। और जो आज भी इस क्षेत्र में देखें तो लोग इस भोजन को बड़े चाव से खाते हैं। मतलब उस समय की जो देन थी आज भी उस चीज को लोग बरकरार रखे हुए हैं। ताम प्रसारण के जो लोग थे वो शिल्प कला में दक्ष थे। किस चीज में थे दक्ष? तो वो शिल्प कला में एक्सपर्ट थे। लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे। वस्त्र निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो सन, कपास, सेमल से बने धागे हमें मिले हैं। सन, कपास और सेमल से मिले हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कपास आपको दक्कन के क्षेत्र में, तो लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताम्रप्रसारण के लोग मिट्टी की स्त्री मूर्ति मिली है। ताम्रप्रसारण युग में मिट्टी की स्त्री मूर्ति मिली है जिसे लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मिट्टी की स्त्री मूर्ति मिलने से हमने ये देखा है जो पुरातत्ववेदा लोग हैं उन्होंने देखा कि ये स्त्री की जो मूर्ति मिली है वो मातृ देवी की पूजा करते थे। इससे पता चलता है कि वे मातृ देवी की पूजा करते थे। कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की भी पूजा की जाती थी। इनाम गांव से मातृ देवी, इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मालवा और राजस्थान में रूढ़ शैली में
मालवा और राजस्थान में से रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ यानी कि सांड की मूर्ति मिली है, जिससे हम लोग सांड को एक धार्मिक पंथ का प्रतीक मानते हैं। कहाँ से मिली है सांड की मूर्ति? तो मालवा राजस्थान से रूढ़ शैली में बनी हुई सांड की मूर्ति मिली है, जिससे हम लोग सांड को एक धार्मिक पंथ का प्रतीक के रूप में मानते हैं। कायथा संस्कृति जो थी वो हड़प्पा के समकालीन संस्कृतियों में मानी जाती है, जिसकी अवधि 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृति जो है हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी, जिसकी अवधि क्या है 2000 से 18000 ईसा पूर्व की अवधि हम लोग देखते हैं। हम लोग बात करते हैं अगर दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र था उसमें नवपाषाण काल जो है, दक्षिण पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो नवपाषाण काल जो है वो रूपांतरित हो गया, वो परिवर्तित हो गया किसमें? ताम्रपाषाण काल में। तो इस क्षेत्र को जो हम बोलते हैं वो नवपाषाणिक ताम्रपाषाण संस्कृति, इस क्षेत्र का नाम क्या दिया गया? नवपाषाणिक ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दिया गया। मालवा संस्कृति के बारे में, मालवा संस्कृति जो है वो कहाँ कहाँ फैली? तो मालवा संस्कृति का जो मुख्य स्थल है वो पश्चिम बंगाल का पांडु, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल क्षेत्र का पांडु राजार, ढिब्बी और वीरभूमि महिषादल, मतलब पांडु राजार, ढिब्बी, वीरभूमि और महिषादल में इसका मालवा संस्कृति फैली हुई थी। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में सेवार, चिरांद और ताराडी। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में रेबराडी और नौहान में मालवा संस्कृति पाया गया। मालवा संस्कृति के बारे में सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे जितने भी ताम्रपाषाणिक काल के जो मृदभांड थे उसमें सबसे उत्कृष्ट मृदभांड मालवा संस्कृति में पाया गया। अब हम जोरबे संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। जोरबे संस्कृति, जोरबे जो है जगह नेवासा, दैमाबाद, जोरबे, नेवासा, दैमाबाद। जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र में फली फूली। जोरबे संस्कृति जोरबे में नेवासा, दैमाबाद, जोरबे के नाम से ही जोरबे संस्कृति का नामकरण पड़ा। तो ये है आपको अहमदनगर में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, चंदौली, सोनेगांव, इनामगांव, पुणे में। जोरबे और चंदौली, मतलब अहमदनगर के जोरबे में और पुणे के चंदौली से सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाया गया है। जोरबे और चंदौली से सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाया गया है। 200 जोरबे स्थलों में दैमाबाद जो है सबसे बड़ा स्थल, दैमाबाद अहमदनगर का सबसे बड़ा स्थल है, जो 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जहां 4000 लोग रहते थे। 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था और उसमें 4000 लोग निवास करते थे। दैमाबाद इनाम गांव नगरीकरण शुरू हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि ताम्रपाषाण काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा, इसके विपरीत हड़प्पा जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। लेकिन ताम्रपाषाण में भी हम देखते हैं कि समकालीन
जो ताम्र पाषाण काल में हड़प्पा के समकालीन संस्कृति थी, उसका जो एक रूप देखने को मिलता है कि इसमें भी नगरीकरण शुरू हुई थी। तो नगरीकरण कहाँ शुरू हुई थी? तो ये दैमाबाद और इनाम गांव, दैमाबाद अहमदनगर और इनाम गांव पुणे का क्षेत्र, इसमें नगरीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। दैमाबाद से हमें तांबे का रथ, मनुष्य, सांड, गैंडे एवं हाथी की आकृतियां प्राप्त होती है। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि दैमाबाद से क्या मिला। तो दैमाबाद से हमें तांबे का रथ, मनुष्य, सांड, गेंडे और हाथी की आकृतियां मिली। इनाम गांव जो था वो किलाबंद बस्ती था। इनाम गांव जो पुणे में है वो क्या था? किलाबंद बस्ती था, जो खाई से घिरी हुई थी। माने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो नगर था वो खाई से घिरा हुआ था। हम देखते हैं कि जोरबे संस्कृति, जैसे महाराष्ट्र में हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारे फसल उपजाए जाते थे, बाजरा, फिर कपास की ओर हम देखते हैं, सन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्वाधिक फसल भी बाजरा, जौ, तो सर्वाधिक फसल हम देखते हैं, गेहूँ पश्चिम में हम देखते हैं। तो यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, सर्वाधिक फसल के साक्ष्य हमें जोरबे संस्कृति से मिलते हैं। नेवासा से हमें पटसन का साक्ष्य मिला है, नेवासा से पटसन का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। हम देखते हैं कि यहाँ पर इनाम गांव जो है वहाँ हम पाते हैं कि एक 5 कमरों वाला मकान मिला है, जिसमें 4 आयताकार और एक जो है वो वृत्ताकार गड्ढों वाला घर था, जिसे हम पाते हैं इसमें कि ये 4 आयताकार और एक वृत्ताकार गड्ढों वाला मकान हुआ करता था। नेवासा दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव से मृतकों को कलश में रखकर, उसके अस्थि को कलश में रखकर उत्तर दक्षिण दिशा में घर में फर्श के नीचे दफनाते थे। कहाँ दफनाते थे? तो घर में फर्श के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में मृतकों के अस्थि कलश को घर में दफनाते थे उत्तर दक्षिण दिशा में। हमें आरंभिक ताम्रपाषाण काल में इनाम गांव से चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्चे मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि यहाँ से 5 कमरों वाला मकान मिला है, जो 4 आयताकार और एक वृत्ताकार हुआ करता था। इनाम गांव से शिल्पी और पंसारी इनाम गांव में पश्चिम की ओर रहा करते थे, और शिल्पी और पंसारी पश्चिम दिशा में रहा करते थे। सरदार जो उनके हुआ करते थे वो केंद्र में, सरदार जो हुआ करते थे वे केंद्र में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो इनाम गांव में। अब हम देखते हैं आहार संस्कृति, या इसे हम आहार संस्कृति हम लोग बोलते हैं। ये आपको इसे तांबावती माने तांबा वाली जगह, तांबावती और तांबा वाली जगह कहते हैं। आहार संस्कृति हम देखते हैं तो ये 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1599 ईसा पूर्व के बीच में आती है। इसका कालक्रम क्या हुआ? 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1599 ईसा पूर्व के बीच में आती है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में दक्षिण पूर्व राजस्थान में गिलूंद जो है, दक्षिण पूर्व राजस्थान में गिलूंद जो है
खुदाई में क्या मिला? गिलुंद और आपको आहार और गिलुंद मिला। तो गिलुंद जो हुआ आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र बना। आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र कौन सा हुआ? तो गिलुंद हुआ। यहाँ से पत्थर से बने घरों में लोग रहते थे। आहार संस्कृति में लोग कहाँ रहते थे? तो ये पत्थर से बने घरों में रहते थे। इसमें काले और लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग होता था, जिसमें सफेद रंग का चित्रकारी किया जाता था। मृदभांड किस रंग से बनाए जाते थे? गौर से देखिए, समझिएगा इस बात को, क्योंकि रंगों का प्रयोग जो होता है अक्सर पूछा जाता है कि मृदभांड में किस रंग का प्रयोग किया गया था, या ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि आहार संस्कृति में के लोग किन रंगों से परिचित थे। तो हम इसमें देखते हैं कि लोग काले और लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग करते थे, जिसमें सफ़ेद रंग की चित्रकारी की जाती थी। राजस्थान के दक्षिणपुर राजसमंद जिले में आहार नदी के किनारे आहार संस्कृति फली फूली। आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि जो आहार संस्कृति फली फूली वो बनास घाटी में, कहाँ फैली? बनास घाटी में फैली, इसीलिए इसे बनास घाटी, बनास संस्कृति भी कहते हैं। तांबों से बनी चूड़ियाँ, कुल्हाड़ी तथा चादरें यहाँ मिलती हैं। तांबे से क्या मिलती हैं? चूड़ियाँ, कुल्हाड़ी एवं चादरें यहाँ मिलती है। पक्की ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पे कहीं कहीं देखा जाता है। पक्की ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पे कहीं कहीं देखा जाता है। ये लगभग 1500 ईसा पूर्व के करीब, जो कि बहुत ही रेयर केस में है। पक्की ईंटों का इस्तेमाल कहीं कहीं पे होता है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास हम लोग देखते हैं। गिलुंद जो स्थानीय केंद्र था, यहाँ से एक तांबे का टुकड़ा मिला है। इस संस्कृति में, आहार संस्कृति में प्रस्तर उद्योग भी फला फूला। प्रस्तर उद्योग भी फला फूला। हम देखते हैं कि आहार संस्कृति के जो लोग थे वो शुरू से ही धातु कर्म से परिचित थे। मतलब आहार संस्कृति के लोगों को धातु कर्म का ज्ञान आरंभिक समय से ही था। मतलब ताम्रप्रसारण काल में हम लोगों ने अभी देखा मालवा संस्कृति और आहार संस्कृति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शुरू में ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि पढ़ने के बाद इसको आप लोग मेमोराइज करके अपने कॉपी पे लिखें, नोट्स बनाएं, जो कि आपको आगे रिवीजन करने में मदद मिलेगा। आपसे निवेदन है कि जो भी मैं बता रहा हूँ अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में इसको फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। ये क्रम अब जारी रहेगा, आप लोगों के लिए है सेशन। अभी बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा आने वाली है। बीपीएससी की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, यूपीएससी की परीक्षा है। मैं बहुत ही गहराइयों से विभिन्न किताबों से आपके लिए इस मटेरियल को बना रहा हूँ, तो आप लोग इसे पसंद कीजिए।